नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर का गति नियंत्रण कैसे करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, किस प्रकार से डीसी मोटर की गति को कम प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से डीसी मोटर की गति को अधिक प्राप्त किया जा सकता है। डीसी मोटरें वैसे आप लोगों को पता है सीरीज, सेंटर और कंपाउंड होते हैं। कौन सी मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डीसी मोटर की गति नियंत्रण के बारे में सभी मोटरों में जैसे 3-4 मोटरें पढ़ ली है हमने, उनमें एक कंफ्यूज बना रहता है कि वोल्टेज कंट्रोल विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीरीज मोटर का गति नियंत्रण कैसे करते हैं, कंपाउंड मोटर का गति नियंत्रण कैसे करते हैं। और दोस्तों, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हर प्रकार के एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित होगी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इससे डीसी मोटर की गति नियंत्रण से ही पूछा जाता है, इसलिए क्यों ना उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मतलब कि वर्गीकरण कर ले और आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट हैं, वो सारे क्लियर कर ले। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि डीसी मोटर का गति नियंत्रण होता है, आसानी से कम ज़्यादा गति प्राप्त कर ले सकते हैं, इसीलिए आज भी डीसी मोटर का प्रचलन एसी मोटर से अधिक है। किसके कारण? गति नियंत्रण के कारण होता है, एसी मोटर का नहीं है, क्योंकि एसी मोटर का गति नियंत्रण करना बहुत हार्ड होता है और डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। इसलिए आज भी डीसी मोटर की गति नियंत्रण के कारण आज भी इनका प्रचलन अधिक है और आज भी अपनी इस विशेषता के कारण अधिक प्रयोग की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, कारखानों में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो देखते हैं डीसी मोटर का गति नियंत्रण। आप लोग पीछे पढ़ लिया, देखो मैं आपको टॉपिक दिखाता हूं। पहले क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, और किस किस मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे वो आपको बताऊंगा, किस किस विधि का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर का गति नियंत्रण ये देखते हैं आज। देखो, अब आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आपको प्रिंसिपल इसका सिद्धांत बताता हूं। क्या इसका सिद्धांत क्या है, कैसे स्पीड कंट्रोल करेंगे, फिर उनकी विधियों के बाद में बताऊंगा। पहले आपको सिद्धांत बताता हूं किसका, डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने का। आप लोग पढ़ चुके हो, जब किसी डीसी मोटर में कोई वोल्टेज प्रदान करते हैं तो वी का मान क्या होता है। देखो, वी बराबर होता है EB + IARA। ये आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो, ये क्यों आया, ठीक है। अब आप लोग EB का मान ज्ञात करोगे, EB बराबर देखो V - IARA। IARA क्या है, देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर की धारा, यह है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को यदि कुल वोल्टेज में से आरोपित वोल्टेज में से घटा देंगे तो आपको EB मिल जाएगा। ये पढ़ लिया। और आप लोग ये भी पढ़ चुके हो अच्छी तरह से पिछले जो डीसी मोटर का अध्ययन किया उसमें कि EB बराबर होता है, EB बराबर ∅ZNP/60 × A। ये भी आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो। इनके पढ़ने के बाद देखो, वो सूत्र जो फॉर्मूला आपको लिखा है मैंने, क्या लिखा है, EB बराबर ∅ZNP × 60/A। ये पढ़ चुके हो आप लोग। इसमें क्या होगा, देखो ZP और 60 × A, ये तो है ZP 60 × ये तो रहता है, ये स्थिर है। क्या क्या स्थिर होता है डीसी मोटर में, ZP/60 × A, ये कांस्टेंट होता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, नियत रहता है, इसका मान नियतांक होता है। देखो अब क्या बच गया अपने पास, EB बराबर EB समानुपाती EB, क्योंकि कांस्टेंट आ गया ना, EB समानुपाती फाई बच गया। देखो ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, सॉरी ये P ZP हो गया, ये बच गया, ये बच गया, तो φN ये बच गया अपने पास, ठीक है। अब φN बचा, इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, देखो N प्राप्त करनी, गति नियंत्रण करना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर EB/φ, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि EB का मान कब घटेगा, जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो EB का गति का मान घटेगा, फ्लक्स का मान घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, दो बातें अपने सामने निकल के आ गई। क्या आ गई, एक तो ये आ गई कि N समानुपाती, मैं प्रिंसिपल बताता हूं, EB/φ। इसका मतलब ये आता है कि N समानुपाती EB, ठीक है। और N समानुपाती EB का मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि EB का मान जब बढ़ेगा तो गति का मान बढ़ेगा, और EB का मान, EB मतलब बैक EMF का मान घटेगा तो N का मान घटेगा। ये तो इसके समानुपाती होगी।
एक निष्कर्ष तो ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना आप लोग। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, EB समानुपाती 1/φ। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि फाई का मान, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान घटेगा, और फ्लक्स का मान घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। इसका मतलब अपने पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं। किसमें? दो ही ऑप्शन मिलते हैं कि आप बैक ईएमएफ के साथ छेड़छाड़ करो, बैक ईएमएफ के मान को कम ज़्यादा करो, चेंज करो तो गति के मान को बदल सकते हो। फ्लक्स के मान को आप बदलोगे तो गति के मान को बदल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो एक निष्कर्ष वो निकाल, देखो आपको दो गतियां प्राप्त करनी, मैं आपको बताता हूँ। एक निष्कर्ष वो निकालता हूँ, EB समानुपाती, ये आप लोग पढ़ चुके हो पीछे, EB समानुपाती N समानुपाती EB होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो गतियां, देखो N1 ये फर्स्ट गति होगी, पहले मोटर चलेगी, उसके बाद तो कंट्रोल करेंगे, N1/N2 बराबर EB/EB1/EB2, क्योंकि EB बदलेंगे तो दो मान होंगे, पहले जो पहले होगा। तो ये N1 EB1 के समानुपाती, N2 EB2 के समानुपाती, ये निष्कर्ष निकलता है। तो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि EB को कंट्रोल करके आप गति का नियंत्रण कर रहे हो तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला साबित होगा। अब देखो यहां से अपने को पहले तो गति चलेगी, अपने को ये गति प्राप्त करनी है, तो N2 का फॉर्मूला क्या होगा। N2 मतलब कि बाद में गति कंट्रोल करेंगे तो कितनी गति प्राप्त होगी उसका, देखो इसको करेंगे वज्र गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा EB2N1, ये N2 है बीच में, और अपॉन EB1, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। काफी बार परीक्षा में यही पूछा जाता है, तो गौर से एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं सारे फॉर्मूले में। यदि आपने डीसी मोटर का अध्ययन मेरे से किया होगा पॉइंट टू पॉइंट, तो आज ये बातें आपको समझने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी अच्छी तरह से बताई है कि कभी आपको कंफ्यूज ही नहीं हो। इसलिए आपने अब तक ये नहीं पढ़ा है तो पीछे डीसी मोटर के जितने वीडियो, आज वीडियो नंबर 11 चल रहा है डीसी मोटर का, 10 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, 10 लेक्चर मैं पूरा करवा चुका हूँ। 10 लेक्चर आप देखोगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी रामलीला समझ में आ जाएगी। कैसे डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करेंगे, क्यों करेंगे, किसके प्रभाव से डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करेंगे, सारी बातें हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला ये, चलो ये तो ईबी को कंट्रोल करके था, लेकिन गति यदि फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा। देखो फ्लक्स को कंट्रोल करने से क्या आएगा कि एन समानुपाती 1/φ होता है, गौर से देखना। तो क्या हो सकता है, देखो ये नीचे है तो इसको कह देंगे N1/N2। अब N1 के नीचे देखो ये है ना, ये N1 के नीचे ये φ1 और ये φ1, तो लिख सकते हैं कि फ्लक्स 2/फ्लक्स1। दो बातें आ गई। ये लिख सकते हैं कब कि गति को कंट्रोल करेंगे तो ये आपको ये सामने अनुपात आएगा, ये एक आपको ये सामने संबंध आ गया। अब इसको यदि आप हल करो आगे देखो कि N2 ये ज्ञात करनी है, N2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा कर दो, N1 ठीक है ना इंटू φ1 और अपॉन φ2, ये आ गया आपके। तो एक फॉर्मूला ये पूछा जाता है आपसे, दो फॉर्मूले आपको बताए डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने के दो फॉर्मूले। दोस्तों गौर से लिखना, और नहीं समझ में आता मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर ये हमें समझ में नहीं आया कि डीसी मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए इनमें से ईबी के आधार पर कौन सा फॉर्मूला होगा और फ्लक्स के आधार पर कौन सा फॉर्मूला होगा। और यही फॉर्मूले आज अपन इस फॉर्मूले के आधार पर एक गति कंट्रोल और इस फॉर्मूले के आधार पर दो गति कंट्रोल। इसलिए आज किसकी गति कंट्रोल करेंगे, आज दोस्तों सिर्फ डीसी शंट मोटर और कंपाउंड की मोटर की गति का कंट्रोल करेंगे, न कि सीरीज मोटर का, क्योंकि सीरीज मोटर का गति कंट्रोल कुछ अलग है, क्योंकि वो सर्किट कौन सा है, वो श्रेणी सर्किट है, और ये कौन सा है, पैरेलल सर्किट है। तो आज पैरेलल सर्किट मान लेते हैं, पैरेलल सर्किट के आधार पर डीसी मोटर का गति कंट्रोल करेंगे। और पैरेलल सर्किट किस मोटर में होता है, शंट मोटर में होता है। इसलिए आज शंट मोटर और कंपाउंड मोटर का ही गति कंट्रोल करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपके पास कितनी विधियां आएंगी, दो विधियां आएंगी, एक तो बैक ईएमएफ को कंट्रोल करने की विधि आएगी और एक फ्लक्स को कंट्रोल करने की विधि आएगी। इसलिए डीसी शंट मोटर को डीसी शंट मोटर की गति को दो विधियों से नियंत्रण कर सकते हैं। कौन से, एक तो बैक ईएमएफ को कंट्रोल करेंगे और दूसरे करेंगे फ्लक्स को कंट्रोल। इसलिए दोनों विधियों का अलग अलग नाम होंगे। तो चल दोनों विधियों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो आपके मन में जो कंफ्यूज है वो दूर करेंगे कि इस विधि का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं और इस विधि का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों विधियों का नाम। ये तो आप उतार लेना, मैं दोनों विधियों का नाम बताता हूं आपको। पहले तो सबसे पहले एक विधि देखो, ये तो ईबी वाली मैंने लिखा दी कि N2 बराबर EB2 इंटू N1 अपॉन EB1, ये था।
एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये, दो मैंने लिखवा दिया आपको। चलो अब दिखाता हूँ। देखो आपको पहली विधि क्या रहेगी, देखो पहली हो चाहे दूसरी हो, अपने पास दो विधियां रहेंगी। एक विधि रहेगी आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये ठीक है। और दूसरी विधि रहेगी फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल मेथड। अब दोनों के नाम मैं आपको वर्गीकरण करवाता हूं। देखो ये किसकी है दोस्तों, ये डीसी शंट मोटर की, डीसी शंट व कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण, शंट व कंपाउंड, याद करने वाली बात है। चलो फिर लिखाते हैं, डीसी शंट व कंपाउंड मोटर का गति नियंत्रण करने की अपने पास दो विधियां रहेंगी। मैं आज उन दोनों विधियों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले करेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड का। तो चलो आर्मेचर कंट्रोल की बात करें। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आर्मेचर कंट्रोल, इस आर्मेचर कंट्रोल की बात करें, मैं हिंदी में बताता हूं। आर्मेचर नियंत्रण विधि, पहली विधि का नाम क्या है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब आप लोग समझ गए कि आर्मेचर, तो आर्मेचर में क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है, आर्मेचर में बैक ईएमएफ होता है और फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स होता है। इसका मतलब आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो किसको कंट्रोल करेंगे, किसका नाम लेंगे, वो नाम लेंगे सिर्फ बैक ईएमएफ का। इसलिए इस विधि में, कौन सी विधि में, इस विधि में बैक ईएमएफ द्वारा गति का नियंत्रण किया जाता है। याद रखने वाली बात आ गई, इस विधि में बैक ईएमएफ द्वारा गति का नियंत्रण किया जाता है। मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं कि बैक ईएमएफ के द्वारा कैसे नियंत्रण करेंगे। ये देखो, देखो बैक ईएमएफ है। अब देखो यहां लगाएंगे, ये ले लिया आप लोगों ने एक आर्मेचर, गौर से देखना, शंट की बात कर रहे हैं, आप कंपाउंड की करोगे तो वही होगी। यहां लगाए दो कार्बन ब्रुश, ये दो कार्बन ब्रुश लगाए और ये हुआ आपका आर्मेचर। अब आर्मेचर के देखो बात करते हैं शंट बैंड, यदि शंट मोटर की बात करें तो आप शंट मोटर का लिख लेना, कंपाउंड लिखो तो कंपाउंड की लिख लेना, कोई बात नहीं है। यहां लगाए एक शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई। अब नियंत्रण किसका कर रहे हैं, आर्मेचर का नियंत्रण। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, गौर से देखना, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा देंगे। ये क्या लगाया, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा दिया, बस कुछ नहीं किया। आप लोग शंट मोटर का सर्किट डायग्राम तो जानते हैं कि शंट मोटर का सर्किट डायग्राम कैसे होता है। ये लगाया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट, इस रियोस्टेट का नाम क्या होगा, अभी मैं आपको पूरा वर्गीकरण बताता हूं इसका। देखो ये लगाया और ये सर्किट को किया पूरा, ठीक है, ये सर्किट के पूरा के, ये प्लस और ये माइनस और ये डीसी सप्लाई दिया आप लोगों ने। अब गौर से देखना, डीसी सप्लाई मान लीजिए कि यहाँ 200 वोल्टेज दिया तो इसको कितना मिलेगा, सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक किसका है, सर्किट यहाँ से लेके आर्मेचर का है और यहाँ से यहाँ तक आगे ये शंट फील्ड वाइंडिंग का सर्किट है। इसको E1 E2 से दर्शाते हैं और इसको A1 A2 से, और ये क्या है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसको नियंत्रक, यहां क्या कहेंगे, इसको यहां कहेंगे नियंत्रक। याद रखने वाली बात है, यहां क्या लगाएंगे, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में नियंत्रक लगाएंगे, जिसको नियामक प्रतिरोध बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, नियामक प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं, नियामक प्रतिरोध है। तो तीन नाम है इसको, ये तो होता तो रियोस्टेट है, नियंत्रक इसको बोलते हैं और इसको नियामक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तीन नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्मेचर कंट्रोल विधि में आर्मेचर की श्रेणी में किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। वहां रियोस्टेट नाम नहीं आएगा आपके सामने, वहां आएगा तो नियंत्रक का नाम आएगा, फिर आपको नियामक रेजिस्टेंस का नाम आएगा, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो तीनों नाम मैंने आपको लिखा दिया कि परीक्षा में क्या नाम आएगा, रियोस्टेट का नाम नहीं आएगा, फिर भी कहते हैं लगा दिया। तो क्या लिख सकते हैं इस विधि में, कि इस विधि में, कौन सी में, आर्मेचर कंट्रोल विधि में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, किसके, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में या सीरीज में क्या लगाएंगे, एक नियामक लगाएंगे, नियामक श्रेणी में नियामक संयोजित किया जाता है। एक तो ये लिख लेना, नियामक संयोजित करेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, नियामक संयोजित कर दिया। अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम नियामक संयोजित, इसका काम क्या रहेगा, देखो मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ कितना वोल्टेज दिया, 200 वोल्टेज दिया, तो 200 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ इसमें वोल्टेज परिवर्तित होता है, माना नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे इसमें धारा का मान वोल्टेज फिक्स है, तो धारा भी, इसका रेजिस्टेंस भी मान लीजिए कि 500 ओम है
और वोल्टेज इसको मिला 200, तो इसकी धारा फिक्स रहेगी जब तक इसके श्रेणी क्रम में कुछ संयोजित नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ आप लोग लगाया रियोस्टेट, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक किसका सर्किट है, आर्मेचर का सर्किट है। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, गौर से देखने वाली बात है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ गया। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ईबी का मान अवश्य कम होगा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा तो ईबी का, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ईबी का मान घटेगा, और ईबी का मान घटेगा तो गति का मान कम होगा। इसलिए क्या लिखेंगे इस विधि में, कौन से में, इस विधि में, इस विधि में ईबी द्वारा बैक ईएमएफ, ईबी का मान बैक ईएमएफ, ईबी द्वारा गति नियंत्रण किया जाता है। काफी बार परीक्षा में है आर्मेचर कंट्रोल विधि में किसको कंट्रोल करके, किसके द्वारा गति का नियंत्रण किया जाता है। आर्मेचर कंट्रोल विधि में गति का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, बैक ईएमएफ के द्वारा किया जाता है। दो बातें अब तक निष्कर्ष निकल गया है। मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, फिर भी समझ में आया तो मेरे को बताना कि सर यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा। इसके श्रेणी क्रम में लगाया, ईबी का मान कम हुआ, कैसे होगा देखो, ईबी का मान कम कैसे होगा, आप लोगों को देखो ईबी बराबर, गौर से देखना, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, ये देखा आप लोगों ने, V माइनस आई ए आर ए देखा। अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगा दिया, माने कि 200 वोल्ट दिया तो इसने कुछ ड्रॉप किया, किसने, रियोस्टेट पहले ड्रॉप करेगा। मान लीजिए कि यहाँ रियोस्टेट ने ड्रॉप कर लिया, जैसे शुरू में इसकी बात करें आर्मेचर का, जैसे ये नहीं लगाते हैं तो आर्मेचर मान लीजिए कि यहाँ 200 लगाया था तो 200 तो ये, और इसने ड्रॉप कर लिया किसने, मान लीजिए इसने 50 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, भाई इसने 100 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, तो ईबी का मान कितना हुआ, 100 हुआ। ईबी का मान 100 वोल्टेज है, और 100 वोल्टेज के आधार पर मान लीजिए कि मोटर की गति 1000 आरपीएम है, मान लेते हैं 1000 आरपीएम है। अब क्या होगा देखो, यहां इसने ड्रॉप किया ईबी का मान, अब इसने भी ड्रॉप कर लिया, मान लीजिए कि 50 वोल्टेज ये ड्रॉप कर लेता है, कौन ड्रॉप कर लेता है, रियोस्टेट, क्योंकि रियोस्टेट तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो क्या लिखेंगे, ईबी बराबर, दूसरा सूत्र लिखेंगे, ईबी बराबर वी तो अपने पास है, ये तो कम होने वाला नहीं है, आई ए आर ए, तो ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस आई ए और आर एच, ये रियोस्टेट, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, मान लीजिए कि आई ए, देखो फिर क्या होगा, ई बी बराबर बैक ईएमएफ बराबर वी माइनस आई ए, क्योंकि इसमें धारा दोनों में सेम है, इसमें और इसमें दोनों धारा सेम है क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिख सकते हैं, आई ए आर ए प्लस आर एच, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, दोनों जुड़ जाएंगे, इससे गुणा हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि इसने भी 50 वोल्टेज ड्रॉप कर लिए, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसका 50 वोल्टेज, तो ये हो गया आपका, यहां से देखें इसको आगे, 200 माइनस 100 तो आर्मेचर का है, देखना 100 तो आर्मेचर का है और 50 इसने ड्रॉप कर लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके दोनों मिला के, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेंगे 50 वोल्ट। ईबी का मान घटा है कि यहां लगाते ईबी का मान घट जाएगा, मोटर की गति कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करने पर बैक ईएमएफ का मान कम हो जाता है, और बैक ईएमएफ का मान कम होता है तो मोटर की गति कम होती है। इसलिए लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में या सीरीज में रियोस्टेट संयोजित करने पर ईबी का मान कम हो जाएगा। ईबी का मान कम होगा तो आपको पता है कि ईबी का मान, देखो एन का मान घटेगा जब ईबी का मान घटेगा, ये आप लोग पढ़ चुके हो, ईबी का मान घटेगा, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा था। और एन का मान, एन में गति का मान बढ़ेगा जब ईबी का मान बढ़ेगा, ये दो बातें आप लोग देख चुके हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आप ईबी का मान बढ़ा नहीं सकते। गौर से देखने वाली बात, एक नोट लगाने वाली बात आ गई कि इस विधि में देखो क्या ईबी का मान बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 200 वोल्टेज दिया तो मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोटर के आर्मेचर में बैक ईएमएफ का मान 200 वोल्टेज से अधिक हो, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो वोल्टेज इसमें से घटाएगा और ईबी का मान हमेशा कम मिलेगा, ईबी का मान कम ही मिलेगा, इसको लगाने से और कम हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, पूरी विधि का निष्कर्ष क्या निकला उसको देख लेते हैं। पूरी विधि का निष्कर्ष ये निकल गया कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करने पर ईबी का मान हमेशा कम ही होगा, जो मैंने आपको लिखा है, संयोजित करने ईबी का मान कम होगा, कम ही होगा। इसलिए इस विधि से मोटर की गति को सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस विधि के द्वारा मोटर की गति को सामान्य से कम प्राप्त किया जा सकता है, सामान्य से अधिक नहीं।
तो नोट लगाने वाली बात आ गई कि इस विधि से, कौन सी विधि से, इस विधि से नोट लगा लो, मोटर की गति सामान्य से कम प्राप्त की जाती है, अधिक नहीं, क्योंकि ईबी का मान सामान्य से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं, ये इसका निचोड़ निकल गया इस विधि का पूरी का। तो सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे, सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे। ये तो थी आपकी बात। अब देखो आपसे पूछा जाए, गौर से देखा, ये तो आपका मैंने एक ये रियोस्टेट लगाया है। अब गौर से देखना, इसमें तो धारा जैसे 500 ओम है, अधिक रेजिस्टेंस है, तो धारा का मान बिल्कुल कम रहेगा। लेकिन यहाँ तो धारा पूरी प्रवाहित, तो लोड बढ़ेगा तो धारा इसकी बढ़ेगी, लोड घटेगा धारा इसकी बढ़ेगी, फिर भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है, फिर धारा इसकी अधिक रहेगी। आर्मेचर की धारा हमेशा अधिक ही रहती है, और आर्मेचर की धारा अधिक है और रियोस्टेट लगा दिया इसके श्रेणी क्रम में, तो धारा इसके बराबर इसमें बहेगी, इसमें प्रवाहित होगी। तो अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित करने पर विद्युत शक्ति की खपत अधिक होगी। ये इसका अवगुण होता है कि किस विधि से विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, तो इस विधि से लिखना, विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है। इस विधि में विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, उसमें नहीं होगी कि उसके इस विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, मतलब वे विद्युत शक्ति का वे अधिक होता है। ये एक इसमें अवगुण आ गया, अवगुण लिखना, विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, एक तो बात ये आ गई। दूसरी देखो, विद्युत शक्ति की खपत अधिक होगी तो यहां मोटर में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी, क्योंकि ऊष्मा H बराबर, देखो ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I² RT, और धारा प्रवाह अधिक हो रही इसमें, तो R तो इसमें बढ़ गया क्योंकि R भी बढ़ गया, और यहाँ रजिस्टर इसमें धारा भी बढ़ गई, तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। तो किस विधि से ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, यही आर्मेचर कंट्रोल होती है। मैं आपको इसके अवगुण बता रहा हूँ, गुण तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं, अधिक नहीं कर सकते। लेकिन बात देखो कि ऊष्मा भी अधिक होगी, और आपको पता ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है तो हानियां होती हैं, हानियां होती तो दक्षता घटती है, इसलिए इस विधि से मशीन की दक्षता घटती है, दक्षता कम हो जाती है। एक बात ये भी लिख लेना, ठीक है। और दक्षता कम होगी तो क्या होगा, मोटर की एचपी घट जाएगी, मोटर की अश्व शक्ति घट जाएगी। फायदा तो एक है कि सामान्य से कम गति कंट्रोल करेंगे, लेकिन नुकसान कितना है, मोटर की एचपी भी घट जाएगी, मोटर की एचपी घटेगी, दक्षता घट जाएगी, मोटर अधिक गर्म हो जाएगी, और उसको ठंडा करने के लिए जो प्रयोग करेंगे वो अधिक महंगा होता है, तो कॉस्टली होता है, इसलिए इसमें और ये महंगी विधि होती है। चलो ये तो बात थी इसकी। अब इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपको मैंने इसकी कमजोरियां बता दी, और यूज और लिख लो इस विधि के। यूज करेन में करते हैं, होइएस्ट में करते हैं, करेन होइएस्ट, जहां लोड पर सामान्य से कम गति चाहिए वहां इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं डीसी शंट मोटर की गति कंट्रोल करने में, शंट व कंपाउंड मोटर की गति कंट्रोल करने में। ये तो इसके थे प्रयोग, और इसकी थी विधियां, मैंने अवगुण और नियम दोनों बता दिए। चलो अब दूसरी विधि का प्रयोग करें, ठीक है। दूसरी, अब देखो इसमें मैंने आपको वो बताया था कि इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा। इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये था इसमें कि इस विधि का प्रयोग करने से फॉर्मूला कौन सा प्रयोग, सबसे पहले बता दिया था मैंने आपको कि N2 लिख लो, कोई बात नहीं, फिर आपको लिखा देते। इस विधि में गति कंट्रोल करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, N1/N2 बराबर EB1/EB2, ये तो बताया आपको मैंने पहले। अब इसका देखो आगे हल करते हैं, आपको N2 चाहिए तो लिख दो N2 बराबर EB2 × N1 और अपॉन EB1। ये आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि इस विधि में इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, इसलिए आर्मेचर कंट्रोल विधि के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा, प्रयोग होगा। ये तो थे आपके आर्मेचर कंट्रोल। अब पढ़ते हैं फील्ड कंट्रोल विधि। ये दोस्तों आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लगाना, और यदि समझ में आ गई तो कमेंट्स में जरूर बता देना कि सर बहुत अच्छा लगा और हमें बिल्कुल समझ में आ गई, हमारे लिए हमारे पास दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं है और आसानी से समझ में आ गई है। परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करके बताया है, ताकि आपके मन के दिमाग में किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज नहीं हो, डाउट नहीं हो। उस डाउट को सबको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के बताया आप लोगों को। चलो अब देखते हैं कौन सी, अब देखते हैं फील्ड कंट्रोल विधि। दूसरी विधि का नाम लिखते हैं फील्ड कंट्रोल। अब दोस्तों दूसरी विधि कौन सी देखेंगे, क्षेत्र नियंत्रण विधि देखते हैं। फ्लक्स का नियंत्रण कैसे करते हैं, तो दूसरी विधि का नाम क्या है अपना, क्षेत्र नियंत्रण। दूसरी विधि है
क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र नियंत्रण, क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग, फील्ड कंट्रोल विधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फील्ड कंट्रोल विधि, फील्ड कंट्रोल मेथड। अब फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होगा, देखो कभी कभार नाम आता है, क्योंकि फील्ड में देखो ये फील्ड है, फील्ड ये अपनी जो सेंटर फील्ड है, इसमें फील्ड में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो कभी कभार नाम आता है फ्लक्स नियंत्रण विधि भी नाम आता है। फ्लक्स नियंत्रण विधि कौन सी होती है, ये फील्ड कंट्रोल को ही फ्लक्स नियंत्रण बोलते हैं, क्योंकि फील्ड से फ्लक्स ही निर्माण होगा, फील्ड नियंत्रण विधि। ये कभी कभार इसका नाम आता है, इसको कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल। तो आप चक्कर में मत पड़ जाना कि फ्लक्स कंट्रोल क्या है और ये फील्ड कंट्रोल क्या है। ये देखेंगे अपने दूसरी विधि। अब देखो इसमें मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि डायग्राम में क्या होगा। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट गौर से देखना। ये लगाया आप लोगों ने आर्मेचर, ये अब आर्मेचर लगाया, ये आपकी रहेगी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी रहेगी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कैसी है, ये पतले तार की अधिक टनों की फील्ड वाइंडिंग है, ये लगाई आप लोगों ने। और उसके बाद देखो आप लोगों ने आर्मेचर पे क्या लगाई, 2 कार्बन ब्रश। ये क्योंकि सर्किट डायग्राम में ये तो जरूरी है, आप लोगों को ये चीज़ तो याद ही कर लो आपकी कैसे कैसे, जैसे इस कार्बन ब्रश नहीं लगा के दिखाएंगे तो ये एम्पीयर मीटर कहलाएगा। और ये लगाया आप लोगों ने क्या, ये लगाया रियोस्टेट, जो वहाँ लगाया था यही रियोस्टेट यहाँ लगा दो। ये लगा दिया आप लोगों ने रियोस्टेट, और ये आपका सर्किट पूरा कर रहे हैं। अब देखो गौर से देखना, ये करेंगे और ये लगाई आप लोगों ने पिगटल, पिगटल शुद्ध तांबे की बनी होती है। और आप लोगों ने ये क्या सर्किट है पूरा, ये लगा दिया सर्किट, ये और ये प्लस माइनस, और ये डीसी सप्लाई प्रदान की, ये धारा का डायरेक्शन हुआ, ये IL का मान, ये ISH का मान, ये IA का मान, और ये इसमें क्या है EB है, IA है और RA है। ये क्या है, यहाँ पे धारा ISH है और इसमें धारा अलग ये है, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। और ये E1 और ये E2 और ये A1 और ये A2, ये आप लोग देख चुके हो। अब गौर से एक पॉइंट टू पॉइंट देखना, मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। फ्लक्स नियंत्रण विधि की बात करें, इस विधि में चुंबकीय फ्लक्स को मान को बदलकर गति का नियंत्रण किया जाता है। काफी बार पूछा जाता है इस विधि से क्या, यहाँ आप लोगों ने देखा कि बैक ईएमएफ के मान को बदलकर आपने गति का नियंत्रण किया। यहाँ किसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस विधि में, सबसे पहले लिखेंगे इस विधि में फ्लक्स के द्वारा गति का नियंत्रण किया जाता है। याद रखने वाली बात है, ये नियंत्रण किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये आ गई। दूसरा इसका देखो, दूसरा जो इसका मेन मुद्दा निकल के आता है कि फ्लक्स के द्वारा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसलिए इस फील्ड के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाएंगे। इसलिए लिखेंगे इस विधि में, कौन सी में, फील्ड कंट्रोल विधि में क्षेत्र के क्षेत्र कुंडलन, जैसे क्षेत्र कुंडलन के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। एक बात ये निकल कर आ गई, पॉइंट टू पॉइंट देखना आप, संयोजित किया जाता है जो कर रखा आप लोगों ने। अब रियोस्टेट क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं नियामक प्रतिरोध, जो लिखवा रखा है। देखो ये क्या है, रियोस्टेट है, RH रियोस्टेट है, इसको क्षेत्र, इसको नियामक प्रतिरोध कहते हैं, नियंत्रक कह सकते हैं, इसको रियोस्टेट कह सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। आगे बात इस विधि में ये करेंगे। अब देखो क्षेत्र कुंडलन के श्रेणी में रियोस्टेट लगाएंगे तो होगा क्या, वो कंडीशन देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन आप लोगों को देखनी है। ऐसा नहीं कि बिना कंडीशन आप देखेंगे, सारी कंडीशन देखेंगे। इसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाएंगे, गौर से देखना मेरी बात है आप। इसके श्रेणी क्रम में आप रियोस्टेट लगाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसका जो सर्किट है, शंट फील्ड का, तो फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जिसके श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लग जाता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ से लिख दो क्षेत्र का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब श्रेणी क्रम में या सीरीज में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। ये होगी बात। अब देखो एक बात, एक मुद्दा निकल के आएगा। यहां से आप लोगों ने 200 वोल्टेज दिए
तो पैरेलल सर्किट है, ये भी यहाँ इतने, इसको भी 200 मिलेगा और यहाँ भी 200 मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो आप परिवर्तनशील कर नहीं रहे। तो यहाँ क्या रहेगा, V कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट, बदल ले रहा है। रेजिस्टेंस बदल गया, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले मान लीजिए इसका 500 ओम है और आप लोगों ने 200 ओम का और लगा दिया तो इसका 700 ओम हो गया, 700 ओम हुआ। V ये है तो लिख सकते हैं I बराबर क्या होगा, देखो I बराबर होगा V अपॉन R। ये 200 है और ये 700 है, तो धारा चलेगी, देखो ये धारा चल गई। अब 2/7 ये धारा आ गई इसके अंदर। यदि इस 200 को नहीं लगाए, गौर से इस 200 को नहीं लगाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 500 होगा। तो पहले 2/7 ही, अब 500 होगा तो क्या होगा, 2/5 होगी। रेजिस्टेंस धारा का मान बढ़ गया, 2/5 का बढ़ गया, अब ये घट गया, धारा घट गई, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो आर का मान जब बढ़ता है तो धारा का मान घटता है, गौर से देखना, आर का मान बढ़ता तो धारा का मान घटता है। धारा घटी तो इसका फ्लक्स घटेगा, φSH का मान घटेगा। φSH का मान कब घटेगा, देखो φSH का मान कब घटेगा, जब ISH का मान घटेगा, और ISH अब घट चुकी है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, ISH घट चुकी है। और फ्लक्स का मान घटा है, तो देखो फ्लक्स का मान घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। ये सबसे एक बड़ी विशेषता निकल के आ गई कि फ्लक्स घटेगा, क्योंकि फील्ड के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाने से धारा का मान हमेशा के लिए घटता है, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में रियोस्टेट जुड़ते ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ते ही धारा घट जाएगी, और धारा घटते ही फ्लक्स का मान घट जाएगा। अब फ्लक्स का मान घटेगा तो गति बढ़ेगी। इसलिए एक मुद्दा निकल के आ गया यहाँ पे, क्या कि गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, n समानुपाती 1/5 ये होती है। फ्लक्स का मान घट रहा है तो गति का मान बढ़ रहा है, और फ्लक्स का मान हमेशा घटेगा ये संयोजित करने से। तो क्या लिख सकते हैं, इस विधि से निष्कर्ष निकल गया, इस विधि से मोटर की गति सामान्य से अधिक प्राप्त की जा सकती है, अधिक प्राप्त की जाती है, कम नहीं। अब कम कब होगी, देखो फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो कम होगी, लेकिन यहाँ फ्लक्स का मान घटेगा, बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ये विधि कौन सी, क्षेत्र नियंत्रण विधि, मोटर की गति यदि सामान्य से अधिक चाहिए तो प्रयोग की जाती है, सामान्य से कम गति के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, ये तो थी इसकी जो इसका निष्कर्ष क्या है वो। अब आगे इसका निष्कर्ष देखा, आपको पॉइंट टू पॉइंट देखा, निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पे। देखो इसका निष्कर्ष आप लोगों ने देखा कि n समानुपाती 1/5 है। यदि इसको आगे और हल करें, गौर से इसको आगे और हल करें तो क्या आता है, n1/n2 बराबर φ2/φ1 ये आता है। n2 मतलब कि जो गति कंट्रोल करेंगे वो कितनी गति प्राप्त करनी है, और n1 का मतलब जो गति मोटर चल रही है वो, पहले मोटर चलेगी फिर तो कंट्रोल करेंगे, ऐसे थोड़ी कि चलते ही कंट्रोल कर देंगे। पहले मोटर चलेगी, माना कि 1000 RPM चल रही है, उसको 2000 RPM चाहिए तो n2 होगी 2000, जो बाद में गति प्राप्त होगी वो n2, जो पहले गति प्राप्त है वो n1, जो फ्लक्स बाद में कंट्रोल होगा वो n2, जो पहले फ्लक्स है वो n1। इसको आगे दी और भी हल किया जाए, किसको, इसको आगे दी और हल किया जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अपने क्या चाहिए, n2 चाहिए, तो n2 बराबर ये दोनों वज्र गुणा तो n1 × φ1 और अपॉन φ2। दोस्तों काफी बार परीक्षा में यही आता है, क्षेत्र नियंत्रण विधि में किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, गौर से लिख लेना, और काफी बार पूछा जाता है। वैसे तो आप लोगों के पास दो ही हैं, क्या है, n समानुपाती Eb/φ, ये दो ही आते हैं। Eb का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, और ये आ गया फाई का फॉर्मूला, ये तो थी बात इसकी। अब देखो इसका आगे और क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि आप लोग पूरा नहीं पढ़ोगे, पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अब समझेंगे आगे कि इसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाने से फ्लक्स का मान हमेशा के लिए घटेगा। लिख सकते हैं, सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाने से फ्लक्स का मान हमेशा घटेगा और गति का मान हमेशा बढ़ेगा। ये तो थी दोस्तों आपको सेकंड विधि। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मोटर की गति अधिक होगी, लेकिन कितनी अधिक कर सकते हैं, मुद्दा ये निकल के आता है, कितनी अधिक कर सकते हैं, इससे अधिक क्यों नहीं कर सकते। भाई आपको पता है कि फ्लक्स का मान कम से कम कर सकते हैं, यहाँ रियोस्टेट में धारा का मान बढ़ाकर, रियोस्टेट बढ़ाकर, प्रतिरोध का मान बढ़ाकर फ्लक्स का मान तो कम से कम कर सकते हैं, और कम से कम करेंगे तो मोटर की गति अधिक हो जाएगी। लेकिन आपको पता है दो चीज देखना,
फ्लक्स का मान कितना कम कर सकते हैं। आप लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन देखी होगी, नहीं देखे तो मेरा डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर रिएक्शन वाला वीडियो उसको देखना कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन थी, वही आर्मेचर रिएक्शन ये है। तो मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या बताई कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स या फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स, इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इसको कमजोर करेगा, इस चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और आप ऑलरेडी इसको कम ही कर रहे हो। बात आगे नहीं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या थी, ये चुंबकीय फ्लक्स जब इससे कम होगा या फिर ये चुंबकीय फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या प्रभाव होगा, आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी। अब आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो गया, आपको इसका मतलब आप लोग पहले ही कम कर रहे हो तो आर्मेचर रिएक्शन कभी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस फ्लक्स को कितना कम करें कि मोटर की गति बढ़ जाए और आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न नहीं हो। इसके कहते हैं कि इस विधि से, कौन सी विधि से, ओनली इस विधि से, इस विधि की बात करें, इस विधि से मोटर की गति 15% से 30% तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं, हो गया ना, 30% तक बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक क्यों नहीं, क्योंकि इससे अधिक बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान और कम होगा और आर्मेचर रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए कहते हैं 15 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक बढ़ाते समय मोटर में आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लिख लेना, इससे अधिक बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान और कम हो जाएगा, जिससे मोटर में आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी और कम्यूटेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और आर्मेचर रिएक्शन व कम्यूटेशन से होगा क्या, वो आप लोगों जाके वीडियो देख लेना। स्पार्किंग बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी और कुछ हो जाएगा, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो 30% तक। अब आपसे पूछा जाए 30% से अधिक गति प्राप्त करें तो क्या करें। बात तो सही है कि आप 30 तक ही क्यों बढ़ाओगे, सर बोलते कि मेरे को 50% चाहिए, 100% चाहिए, बात तो नहीं 100% चाहिए। तो अब 100% गति प्राप्त करेंगे तो क्या होगा। अब किसके कारण प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं 30% से अधिक गति प्राप्त करने के लिए लिख लेना, क्या मैं लिखा देता हूं, वो तो लिख लेना वहां पे 30% से अधिक गति प्राप्त करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। इंटरपोल का प्रयोग किया जा सकता है। अब इंटरपोल क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको एक पढ़ाया खाचित्र वीडियो कि इंटरपोल मुख्य पोलों के साथ छोटे छोटे पोल होते हैं जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, ठीक है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे और इसके फ्लक्स का सहयोग करेंगे, इसके फ्लक्स का विरोध करेंगे, याद रखने वाली बात है। तो इंटरपोल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो कम्यूटेशन की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वो चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करेगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स यदि कमजोर करेंगे और लोड बढ़ेगा तो इंटरपोल का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा और मोटर अपनी क्षमता पर कार्य करती रहेगी। इसलिए कहते हैं इंटरपोल का प्रयोग करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन दूर हो जाएगी, कम्यूटेशन दूर हो जाएगा और मोटर की गति बढ़ जाएगी। इसलिए देखो एक बात और आगे निकल के मैं आपको हर बार एक पॉइंट बताता हूं और गौर से लिख लेना। जिस मशीन में इंटरपोल प्रयोग होंगे वहां गति को किस अनुपात से बढ़ाया जा सकता है, और जिस मशीन में इंटरपोल प्रयोग नहीं होंगे वहां गति को किस अनुपात से बढ़ाया जा सकता है। दो बातें आ गई। तो जिस मशीन में इंटरपोल नहीं होंगी वो छोटी मशीन होंगी, लिख लेना, बिना इंटरपोल की मशीन, बिना इंटरपोल की मोटर में, बिना इंटरपोल की मोटर में 2:1 से गति बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी इंटरपोल की मशीन में, इंटरपोल की मशीन में 6:1 से गति बढ़ाई जा सकती है। दो बातें आ गई आपके। अब देखो एक जो समस्या और बड़ी निकल के आ गई है, ये तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, समस्या आ गई क्या फ्लक्स का मान कम करने से मोटर पर और कुछ प्रभाव नहीं होगा, अभिलक्षण नहीं बदल जाएंगे। कौन से अभिलक्षण बदल जाएंगे आपको बता दे। देखो आप लोगों ने देखा था कि फ्लक्स का मान कम करेंगे, देखो टार्क, मोटर का टार्क किसके समानुपाती होता है, मोटर का टार्क होता है, देखो मोटर का टार्क किसके समानुपाती, ∅Ia। मोटर का टार्क फ्लक्स के समानुपाती होता है, मोटर का टार्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अब देखो फ्लक्स घट रहा है, टार्क घट रहा है, इसलिए एक चीज और निकल कर आ गई, फ्लक्स घटेगा टार्क घटेगा, गति जरूर बढ़ जाएगी लेकिन टार्क घट जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि इस विधि में, कौन सी में, फील्ड कंट्रोल विधि में
उच्च गति पर मोटर का टार्क घट जाता है, काफ़ी बार आता है। क्या आता है कि फील्ड कंट्रोल विधि में मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा कारक प्रभावित होता है। मोटर की गति बढ़ेगी तो टार्क जरूर घट जाएगा, क्योंकि टार्क फ्लक्स के अनुपाती है। मोटर की गति बढ़ रही है तो टार्क अवश्य कम हो रहा है, इसलिए मोटर की गति बढ़ने से ही फील्ड कंट्रोल विधि में टार्क का मान कम हो जाएगा। दोस्तों ये तो था आप लोगों का कौन सा, डीसी शंट मोटर की गति का नियंत्रण। लेकिन अब बात आती है, देखो कम गति प्राप्त करनी हो तो आर्मेचर कंट्रोल और अधिक गति प्राप्त करनी हो तो फील्ड कंट्रोल, दोनों विधियां अपने अपने स्थान पर प्रभावित होती हैं। इसलिए ये तो थी आपकी डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर की गति का कंट्रोल। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे सीरीज मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।